हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे नायर बड़ोदरा द्वारा कंडक्ट कराया गया असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर और AWM के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, दैट इज़ नायर CBT 2024। तो इस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। विच आर द फॉलोइंग एक्सीडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज नॉन कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है दैट इज़ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैविंग सीरियस रिपरकशंस लाइक लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉस टू रेलवे प्रॉपर्टी और इंटरप्शन टू रेलवे ट्रैफिक। तो ऐसे सीरियस नेचर के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स बोलेंगे। तो इसके अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो जैसे कॉलिजन हो गया, फायर हो गया, लेवल क्रॉसिंग्स हो गया, डिरेलमेंट्स हो गए या मिसलीनियस, तो ऐसे एक्सीडेंट्स को हम कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पे भी इसकी कैटेगरी की बात करें तो जैसे ए टाइप का जो कॉलिजन होगा यहाँ पे, तो A1 टू A4 के अंदर जो होगा वह कॉन्सिक्वेंशियल की कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार फायर की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो B1 टू B4, लेवल क्रॉसिंग के अंदर C1 टू C4 और डिरेलमेंट D1 टू D4 और मिसलीनियस E1। इसके अलावा जो एक्सीडेंट्स होंगे दैट इज नॉन कॉन्सिक्वेंशियल टाइप ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दैट इज B5 और B6 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो B5 और B6 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इसका, दैट इज फायर इन द ट्रेन अंडर कैटेगरी B5 एंड B6 दैट विल बी द नॉन कॉन्सिक्वेंशियल नेचर का एक्सीडेंट होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, A1 टू A4 इस राइट है, दैट इज कॉलिजन अंडर कैटेगरी A1 टू A4। ये कॉन्सिक्वेंशियल नेचर है, यह भी कॉन्सिक्वेंशियल है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ NDMA, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया। तो NDMA का जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है दैट विल बी अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में जो PM सर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है ऑफ NDMA। तो NDMA से रिलेटेड एक्ट अगर बात करें तो NDMA एक्ट 2005 है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। व्हाट इज द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART ड्यूरिंग नाइट। तो रात्रि में दुर्घटना राहत यान कितने समय में खुल जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे टर्निंग आउट टाइम की बात कर रहा है 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में जो टर्निंग आउट टाइम ऑफ ART होगा दैट विल बी 45 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ART या ब्रेक डाउन ट्रेन से मूवमेंट की बात करें तो जो डे टाइम में टर्निंग आउट टाइम होता है वह 30 मिनट्स होता है। ठीक है, डे टाइम में। और नाइट टाइम की अगर बात करें तो नाइट टाइम के लिए ये टाइम जो है एक्सटेंड होकर कितना हो जाता है? 45 मिनट हो जाता है। और डिस्पैच टाइम तो जनरली सेम रहता है, डिस्पैच टाइम दैट विल है 15 मिनट डिस्पैच टाइम होता है। तो इस तरह से अगर हम डे टाइम में बात करें तो ऑर्डरिंग टू डिस्पैच टाइम जो होता है हमारा वह 45 मिनट का होता है, और नाइट टाइम में यही जो होता है वो 60 मिनट का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम 15 मिनट को ऐड कर लेते हैं। ओके, वहीं ARME की बात करें अगर, तो ARME के अंदर डबल एग्जिट साइडिंग है अगर, तो इस केस में 15 मिनट टर्निंग आउट टाइम होगा और 5 मिनट जो होगा दैट विल बी डिस्पैच टाइम, तो 20 मिनट हो जाएगा। ओके, डे टाइम के अंदर दैट विल डबल एग्जिट साइडिंग के अंदर। और सिंगल एग्जिट साइडिंग है तो वहीं पे 15 की जगह पे यहाँ पे कितना मिलता है? 25 मिनट मिलता है। तो 25 मिनट और 5 मिनट दैट विल 30 मिनट। ओके, फॉर सिंगल एग्जिट साइडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 45 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन नंबर ऑन इंडियन रेलवेज।
तो ऑप्शन दिया है 138, 139, 101, नन ऑफ द अबव। तो ये आप सभी को पता होगा, दैट इज 139 इज द यूनिवर्सल नंबर फॉर रेल मदद हेल्पलाइन। ठीक है, बहुत सारी ट्विटर कंप्लेन वगैरह रजिस्टर्ड होती हैं 139 के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Rail Madad is a mobile app to register complaints by passenger through mobile phone or web. Rail Madad is linked with Railway's existing ticketing system like PRS, Passenger Reservation System. Next है, Rail Madad is a single portal for grievance inquiry and assistance for all the railway customers. All of the given options are true. तो बिल्कुल सही है, all of the given options are true. रेल मदद जो कि प्रेजेंट में CNW डिपार्टमेंट का सरदर्द है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLI इन 140 टन क्रेन। तो SLI की अगर बात करें यहाँ पे, तो SLI का जो फुल फॉर्म होगा दैट विल बी अ सेफ लोड इंडिकेटर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चाहे वो गोटवाल क्रेन हो 140 टन की या फिर कॉवंस ट्रेन हो, तो इन दोनों जो क्लास ART के अंदर 140 टन क्रेन कंपलसरी है यहाँ पे। तो 140 टन क्रेन्स के अंदर जो है SLI का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज ए सेफ लोड इंडिकेटर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन वर्किंग टाइम टेबल। तो वर्किंग टाइम टेबल के अंदर क्या मेंशन नहीं होता। तो ऑप्शन दिया है इंजीनियरिंग टाइम अलाउंस, ट्रैफिक रिकवरी टाइम, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, टाइम टेबल ऑफ गुड्स ट्रेन। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग टाइम अलाउंस मेंशन होता है, ट्रैफिक रिकवरी टाइम भी मेंशन होता है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी मेंशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो सैंक्शन स्पीड जो होता है डिवीज़न वाइज, चाहे वो डीजल लोको हो या इलेक्ट्रिक लोको हो, वैगन्स का जो सैंक्शन स्पीड है, मेमू हो गया, कोचिंग ट्रेन्स हो गए, तो इन सभी के जो सैंक्शन स्पीड हैं रूट वाइज वो पूरे मेंशन होते हैं वर्किंग टाइम टेबल के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, जैसे ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट लोको पायलट को करते समय क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, या CBC कपलिंग के लिए गाइडलाइंस हो गया, ACP अटेंड करने के लिए गाइडलाइंस हो गया, स्पार्ड केसेस के प्रिवेंशन को लेके है। तो इन सब के प्रिकॉशनरी मेजर्स भी जो है तो वर्किंग टाइम टेबल मेंशन होता है। लोडिंग पैटर्न हो गया, जैसे सीमेंट का लोडिंग पैटर्न कैसे होगा, ग्रेन्स का लोडिंग पैटर्न कैसा होगा, इंजीनियरिंग टाइम अलाउंस हो गया, ट्रैफिक रिकवरी टाइम हो गया। तो इन सब का जो मेंशनिंग है वह वर्किंग टाइम टेबल के अंदर होता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा दैट विच आर टाइम टेबल ऑफ गुड्स ट्रेन। यह वर्किंग टाइम टेबल के अंदर WTT के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। व्हाट इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए क्लास ART। अभी मैंने बात करी आपसे 140 टन क्रेन। 140 टन क्रेन जो होता है इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट, अनिवार्य घटक है। ठीक है, 140 टन क्रेन जो है वह क्लास AART का अनिवार्य घटक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। व्हाट इज द हूटर कोड व्हेन ओनली ART इज ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे हूटर कोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सीडेंट मैनुअल के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टू लॉन्ग ब्लास्ट अगर होता है 45 सेकंड्स ईच हैविंग अ गैप ऑफ 5 सेकंड्स, तो इस केस में आपको पता है दो लॉन्ग ब्लास्ट जो होता है तो इसका मतलब होता है कि ART ऑर्डर की गई है और जो एक्सीडेंट हुआ है वो लोको शेड या ट्रैफिक यार्ड के अंदर यानी होम स्टेशन पे हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर 3 लॉन्ग ब्लास्ट होगा सेम 45 सेकंड्स का और 5 सेकंड के गैप के बीच में होगा, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सीडेंट्स हुआ है और होम स्टेशन से बाहर हुआ है एक्सीडेंट। ठीक है, और इस केस में भी जो है तो ART ऑर्डर की गई है। तो 2 लॉन्ग ब्लास्ट और 3 लॉन्ग ब्लास्ट होते हैं बेसिकली वह ART के लिए होते हैं। और अगर 4 लॉन्ग ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, तो 4 लॉन्ग ब्लास्ट के अंदर क्या होता है बेसिकली, 4 लॉन्ग ब्लास्ट के अंदर जो होता है बेसिकली दैट इज द बोथ ART एंड RME
बोथ ART एंड ARME दोनों को ऑर्डर किया जाता है, ठीक है। और 1 लॉन्ग ब्लास्ट होगा ऑफ 90 सेकेंड्स ड्यूरेशंस का, ठीक है। तो सिंगल ब्लास्ट अगर लॉन्ग ब्लास्ट होगा ऑफ 90 सेकेंड ड्यूरेशंस का, तो इस केस में कैंसिलेशन ऑफ ART एंड ARME माना जाएगा, ठीक है। और ये हूटर कोड जो होंगे ये एक से ज़्यादा टाइम भी रिपीट हो सकते हैं आफ्टर द इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से 9th नंबर का जो आंसर होगा दैट विल बी नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है तो यह करेक्ट नहीं है। ओनली ART ऑर्डर करना है तो हमको 2 लॉन्ग ब्लास्ट या 3 लॉन्ग ब्लास्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। सो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज अ परमिसिबल गेज टॉलरेंस ऑन स्ट्रेट ट्रैक। तो स्ट्रेट ट्रैक पर पूछ रहा है परमिसिबल गेज टॉलरेंस क्या होगा। +6 and -3 mm, +6 and -6 mm, +3 and -3 mm, and none of the given options are correct, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा परमिसिबल गेज टॉलरेंस ऑन स्ट्रेट ट्रैक। अब यहाँ पे जो गेज टॉलरेंस होता है वह -6 mm टू +6 mm होता है फॉर BG, दैट इज ब्रॉड गेज के लिए। तो -6 टू +6 होता है दैट विल 1676 mm या ब्रॉड गेज के लिए होगा, ठीक है। किसके लिए होगा? ब्रॉड गेज के लिए होगा। और -6 एंड +3 mm जो होता है दैट विल बी फॉर मीटर गेज, दैट विल फॉर मीटर गेज। तो 1000 mm की बात करेंगे तो इस केस में -3 mm टू +6 mm होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये दोनों आंसर जो है तो करेक्ट होने चाहिए, +6 एंड -3 और -6 +6, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर बात करें यहाँ पे तो -6 mm टू +6 mm जो है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे BG या MG के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है, ठीक है। सो परमिसिबल गेज टॉलरेंस ऑन स्ट्रेट ट्रैक विल बी -6 mm टू +6 mm ऑन BG ट्रैक एंड ऑन कर्व्स विथ रेडियस हैविंग मोर देन 440 मीटर है अगर, तो इस केस में यही टॉलरेंस होता है वह -6 टू +15 mm हो जाता है, ठीक है। और अगर कर्व्स के अंदर ही अगर रेडियस 440 मीटर से कम है तो इस केस में अप टू 20 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कर्व्स के अंदर अगर रेडियस जो है 440 मीटर से कम है तो इस केस में यह अप टू 20 mm होता है, अप टू 20 mm, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। इन्होंने इसका आंसर जो है +6 एंड -3 दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ सडन डिरेलमेंट। तो सडन डिरेलमेंट के केस में कौन सा सही है इसके बारे में बात की जा रही है। इंस्टेंट डिसमाउंटिंग ऑफ व्हील फ्रॉम रेल। तो बिल्कुल सडन डिरेलमेंट के अंदर जो होगा वह क्या हो जाएगा, इंस्टेंट डिसमाउंटिंग ऑफ व्हील हो जाएगा फ्रॉम रेल, ठीक है। जैसा कि आपको पता है डिरेलमेंट दो तरह का होगा, एक सडन होगा और एक होगा ग्रेजुअल, ठीक है। तो सडन के अंदर व्हील सेट जो होंगे वो जंप कर जाएंगे रेल के अंदर। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, सडन डिरेलमेंट कभी भी कब होगा, जब हमारा डिरेलिंग फोर्स जो होगा दैट विल बी डिरेलिंग फोर्स वह बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर डिरेलिंग फोर्स इज वेरी हाई तो इस केस में सडन डिरेलमेंट होगा, ठीक है। और जो ग्रेजुअल होगा तो उसके अंदर व्हील फ्लेंज क्या करेगा, दैट विल क्लाइंब ओवर द रेल, सो व्हील माउंटिंग द रेल ग्रेजुअल मैनर, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज व्हाट, ग्रेजुअल डिरेलमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंट डिसमाउंटिंग ऑफ व्हील फ्रॉम रेल। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम यूज्ड इन LHB कोचेस। LHB कोचेस के अंदर कौन सी
सिद्धांत का, ब्रेकिंग का सिद्धांत यूज होता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम विथ डिस्क ब्रेक। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा, दैट विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ब्रेक एक्सीलरेटर इन एलएचबी कोचेस इज अ। तो ब्रेक एक्सीलरेटर का पर्पज जो होता है बेसिकली वह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, दैट इज अ ब्रेक एक्सीलरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वॉल्व इन एलएचबी कोचेस। तो एलएचबी कोचेस के अंदर डंप वॉल्व का क्या पर्पज होता है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टू मेंटेन अप्रॉक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल्स, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ड्रम्प वॉल जो होता है आपका WSP का पार्ट होता है। WSP दैट इज व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस का। ठीक है, और ये सभी फंक्शन जो है WSP के अंदर डंप वॉल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इन ICF brakes during full service brake application, brake pipe pressure is dropped by what amount। तो यहाँ पे फुल सर्विस एप्लीकेशन की बात की जा रही है। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के अंदर जो ब्रेक पाइप प्रेशर है वह ड्रॉप किया जाता है विद 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इन ICF कोचेस। तो BMBC के अंदर जो है ICF कोचेस में उसका ब्रेक सिलेंडर डाया कितना होता है। तो इसका ब्रेक सिलेंडर डाया होता है दैट इज 203 mm। 203 mm, ऑप्शन बहुत क्लोज है, 203 और 200, 210, 220। तो बेसिकली कितना होता है, दैट इज 20.3 सेंटीमीटर होता है ब्रेक सिलेंडर डाया, या अगर इंच में लिखे तो 8 इंच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक लिवरेज रेशियो की बात होती है। तो लिवरेज रेशियो जो AC कोच का लिवरेज रेशियो होता है, याद रखिएगा ICF कोच के अंदर। तो लिवरेज रेशियो जो AC कोच का होता है वह 366 रेशियो 174 होता है। ठीक है, 366 रेशियो 174। वहीं नॉन AC कोच है अगर, तो वहाँ पे जो लिवरेज रेशियो होगा दैट विल बी 1.91। दैट मीन्स व्हाट, 256 रेशियो 134 होगा। यह नॉन AC कोच के लिए होगा। यह किसके लिए होगा, दैट विल बी फॉर नॉन AC कोच लीवरेज रेशियो। तो यहाँ से 203 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। हाउ मेनी कोचेज ऑफ वंदे भारत ट्रेन और मोटरिंग कोचेज। हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोचेज, 1/4 of the total number of coaches, 2 coaches per train, none of the given options are correct। तो अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इसके अंदर 50% ऑफ द कोचेज जो है वो मोटरिंग कोचेज हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोचेज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोचेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है। और कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है
ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है एल टाइप कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन आईसीएफ कोचेस विथ बीएमबीसी। एल टाइप composite brake block is used in wagons with bogie mounted brake cylinder. K type composite brake block is used in LHB coaches. None of the given options are correct. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? दैट विल बी नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, बिकॉज आईसीएफ कोचेस के अगर बात करें हम तो के टाइप कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक जो है बेसिकली यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एल टाइप कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक जो है तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, एल टाइप का वह बहुत कम होता है, लगभग 0.12 टू 0.14 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, 0.14। वहीं के टाइप की बात करें अगर तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज म्यू, वह 0.25 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, इसलिए इसका हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने के कारण जो है तो इसको बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के अंदर यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो इसका नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। इन आईसीएफ कोचेस ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू auxiliary reservoir through distributor valve, control reservoir through distributor valve, atmosphere through brake cylinder, atmosphere through distributor valve। तो आईसीएफ कोच में जब ब्रेक रिलीज होता है तो इस केस में जो हवा है वह ब्रेक सिलेंडर से कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर को जाएगी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ओके, कुछ सरल क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। व्हाट इज द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिया है राइड इंडेक्स ऑफ नॉन एसी आईसीएफ कोचेस इज मोर देन दैट ऑफ द नॉन एसी एलएचबी कोच। कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, पहला कथन ही सही है कि राइड इंडेक्स ऑफ नॉन एसी आईसीएफ कोच होता है वह ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन एसी एलएचबी कोच, क्योंकि एसी एलएचबी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह कम होता है एज कम्पेयर टू आईसीएफ कोच। तो पहला ही आंसर सही है। ठीक है, इसके अलावा लिखा है राइड इंडेक्स ऑफ एसी आईसीएफ एंड एसी एलएचबी कोच इज सेम, गलत। राइड इंडेक्स ऑफ एसी आईसीएफ कोच इज लेस, गलत। ठीक है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ एलएचबी एसी सेकंड क्लास स्लीपर सेल्फ जनरेटिंग कोच? तो एलएचबी एसी, ठीक है, यहाँ पे एलएचबी एसी सेकंड क्लास, तो एलएचबी हो गया, एसी हो गया, सेकंड क्लास हो गया। ठीक है, तो एलडब्ल्यू एलएचबी वेस्टिब्यूल सेल्फ जनरेटिंग एसी, ठीक है, सेकंड क्लास एसी टू टायर। ओके, सेकंड टायर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीज स्टैंड फॉर, तो ये हर बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये कोई नया नहीं है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर होगा पीस्ड। ओके, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ड्यूरिंग पीओएच, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग पीओएच एयर प्रेशर टेस्ट ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ वैगन इज डन एट व्हाट प्रेशर? तो यहाँ पे पीओएच की बात हो रही है। ड्यूरिंग पीओएच एयर प्रेशर टेस्ट ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ वैगन इज डन एट व्हाट प्रेशर? ऑप्शन दिया है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एज पर G97 की अगर बात करें, ठीक है, तो एज पर G97 इसका आंसर क्या आ रहा है? 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है 24 की बात करेंगे। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल वैगन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, तो यहाँ पे लीकेज रेट की बात की जा रही है। ठीक है, तो SWTR जब अपन करते हैं, सिंगल वैगन टेस्टिंग करते हैं, तो इस केस में जो लीकेज रेट होता है वह कितना होना चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इट मस्ट बी अ 0.1 kg पर, कितना होना चाहिए, 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, दैट इज 0.02, 1.0, 0.2 एंड 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, लीकेज रेट। ठीक है, आप सभी को पता होगा लीकेज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन फेट स्टॉक विथ लोड सेंसिंग डिवाइस, LSD के साथ में पूछा जा रहा है एम्प्टी कंडीशन में। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होगा फेट स्टॉक के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा इन एम्प्टी कंडीशन इट विल बी 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लोडेड कंडीशन में ये पूछता है अगर, तो 3.8। ठीक है, तो ये लोडेड कंडीशन में हो जाएगा, और एम्प्टी कंडीशन में ये वाला आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर पे आते हैं। इन प्रीमियम रेक द ट्रेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्राइमरी डिपो शुड हैव अ ब्रेक सिलेंडर ऑपरेटिंग परसेंटेज, तो बहुत आसान है। प्रीमियम रेक की बात चल रही है यहाँ पे, तो प्रीमियम एग्जामिनेशन के अंदर जो है 95% ब्रेक पावर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। ब्रेक पाइप प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ बियॉन्ड 56 बॉक्स एंड वैगन्स व्हेन BP प्रेशर इज लो इज 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बियॉन्ड 56 वैगन है, तो इस केस में जो BP होगा वह 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, BP कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और FP जो होगा वह 5.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। द एक्सेल लोड कैपेसिटी ऑफ LWLH 25 बोगी इज, तो यहाँ पे एक्सेल लोड कैपेसिटी की बात की जा रही है, LWLH बोगी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो LWLH की बात करें अगर, तो इट इज़ नथिंग बट अ लाइट वेट लो हाइट 25 टन एक्सेल लोड बोगी। ठीक है, तो LWLH इसका मतलब हो जाएगा, दैट इज LW मतलब लाइट वेट एंड लो हाइट, लो लाइट वेट एंड लो हाइट बोगी है। ठीक है, और इसका जो एक्सेल कैपेसिटी है, एक्सेल टन, वह 25 टन है, एक्सेल लोड है। ठीक है, कास्ट स्टील बोगी विथ AAR के टाइप के क्लास CTRB का यूज़ किया जा रहा है फॉर BG वैगन, और इसका व्हील अगर बात करें तो लगभग आपका जो 840 mm के आसपास होगा। ठीक है, जो BLC वैगन का होता है, तो 25 टन इस द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नाम में भी अगर मेथड ऑफ एलिमिनेशन का बात करें अगर, तो LWLH के अंदर जो 25 लिखा हुआ है वो सिग्निफाई कर रहा है 25 टन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वंदे भारत ट्रेन सेट। ऑल कोचेज आर इक्विप्ड विथ फुली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर्स। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ट्रैक्शन मोटर है, मोटरिंग है, वह 50% ऑफ द कोचेज के अंदर है। ठीक है, तो जो पूरा फॉर्मेशन है उसमें टोटल 50% ऑफ द कोचेज के अंदर मोटरिंग प्रोविजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोगीज आर बोल्स्टर लेस, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर सही नहीं की बात करें तो ऑल सस्पेंडेड नहीं, ओनली 50% ऑफ द कोचेज, 50% ऑफ द कोचेज आर सस्पेंडेड। ठीक है, और इक्विप्ड विथ फुली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर। ठीक है,
इट इज अ व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क, बिल्कुल सही है। द टॉयलेट्स ऑफ दीज कोचेज आर फिटेड विद जीरो डिस्चार्ज वैक्यूम बेस्ड टॉयलेट, बिल्कुल सही है। तो बाकी ऑप्शंस तो सही दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या 50% मोटरिंग होती है इसके अंदर, है ना। और वंदे भारत के बारे में अगर बात करें तो इसका जो टेस्टेड स्पीड है वो 176 kmph है। ठीक है, और अगर सर्विस स्पीड की बात करें तो 160 kmph है, जिसको एक्सपेंड किया जा सकता है अप टू 200 kmph। ठीक है, फोर कार होते हैं एक बेसिक यूनिट के अंदर। ठीक है, तो अगर हम 16 कोच बनाएं तो 2 एंड बेसिक यूनिट और 2 मिडिल बेसिक यूनिट लगेगी। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बात करें यहाँ पे तो DTC, MC और TC 3 चीज़ें होती हैं, है ना। इन्हीं का यूज़ करके बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। व्हाट इज द न्यू व्हील डाया एंड कंडेमनिंग डाया ऑफ द व्हील सेट व्हील यूज्ड इन द ट्रेन सेट्स। ट्रेन सेट जो वंदे भारत है उसके अंदर जो नया व्हील डाया और कंडेमनिंग व्हील डाया कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी 952 एंड 877। ठीक है, तो 952 जो है इसका न्यू व्हील डाया है, और 877 जो है तो इसका कंडेमनिंग व्हील डाया है। ठीक है, और लास्ट रीप्रोफाइलिंग अगर हम करेंगे तो वह 896 पे करेंगे। तो 896 प्लस 0.5 पे जो है तो इसकी लास्ट रीप्रोफाइलिंग करेंगे 896। ठीक है, तो 952 से 896 तक रीप्रोफाइलिंग करेंगे, और 877 पे जो है तो ये कंडेम्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 31 पे बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज आर अवेलेबल इन LHB AC कोचेज। तो LHB AC कोचेज के अंदर कितनी इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज होती हैं। 4, 8, 10, 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4। यहाँ पे भी ये मेरे हिसाब से इनकरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इमरजेंसी ओपनेबल विंडो की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इमरजेंसी ओपनेबल विंडो पर कोच जो होते हैं वह 4 होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बेसिकली जो AC कोचेस के अंदर विंडो होते हैं वह फिक्स्ड विंडो यूनिट होती है, एक तो विथ सील्ड ग्लास। ठीक है, तो एक तो फिक्स टाइप का होता है। ठीक है, और ये लगभग कितना होता है दैट इज 12 पर कोच होता है। ठीक है, तो फिक्स टाइप का इसमें शायद से आंसर इन्होंने दे दिया है। और इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज होते हैं बेसिकली वह 4 पर कोच होते हैं। ठीक है, जो कि एक हैंडल से कनेक्टेड होते हैं टू रबर प्रोफाइल, और एक होपर टाइप विंडोज होती है फॉर लेबोरेटरी 3 पर कोच होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 32nd है विच केमिकल इज रिकमेंडेड टू क्लीन द वाटर टैंक ऑफ LHB कोचेज सो एज टू अवॉइड स्केलिंग। क्योंकि बेसिकली लाइम जो होता है वो उसका एकोमोडेशन एक तरह से होने लगता है। ठीक है, तो स्केलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, या जो भी जिसको बोलते हैं चाक चाक डिपॉजिट हो जाता है एक तरह से चाक डिपॉजिट, इसको हम ख़त्म करने के लिए, इसको हटाने के लिए बेसिकली सिरका का यूज़ किया जाता है, विनेगर का। किसका यूज़ किया जाता है, विनेगर का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ विनेगर। ठीक है, तो LHB कोच में पानी के टैंक को साफ करने के लिए किस रसायन की सिफारिश की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका, दैट इज़ विनेगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द वाटर पंप कंट्रोलर लोकेटेड इन LHB कोचेज। तो वाटर पंप कंट्रोलर होता है यहाँ पे कायदे से इसको मेंशन करना चाहिए दैट इज LHB AC कोचेज के अंदर। यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से दैट इज AC कोचेज के अंदर जो LHB AC कोचेज होते हैं उसमें
वाटर पंप कंट्रोलर कहाँ पे मेंशन होता है? तो अंडर स्लंग कंपार्टमेंट, स्विच बोर्ड कैबिनेट, नॉन पावर पैनल साइड और नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो LHB AC कोचेस अगर बात करेंगे तो इस केस में जो होता है यह स्विच बोर्ड कैबिनेट पे होगा। स्विच बोर्ड कैबिनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फॉर AC कोचेस। ओके, तो जिसमें अब देखते हैं P1 P2 और ऑटो मोड रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। विच ऑफ दीज फीचर्स आर अवेलेबल इन अंत्योदय कोचेस? तो अंत्योदय कोचेस के अंदर किस तरह के फीचर होते हैं? वेस्टिब्यूल फॉर इंटर कोच मूवमेंट, इम्प्रूव्ड मॉड्यूलर FRP टॉयलेट्स, कुशन्ड लगेज रेक और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ फिट स्टॉक? तो फिट स्टॉक के अंदर बात की जा रही है यहाँ पे कि all freight trains should be subjected to intensive examination in empty condition at originating station. In exceptional cases, the back-loaded freight trains can be examined. All freight trains shall be re-examined if stable for more than 24 hours in yard. ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैश वर्दी डिजाइन? ठीक है, क्रैश वर्दी डिजाइन बनाने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो क्रैश वर्दी मतलब ऐसा है कि कभी कोलिजन वगैरह हो तो इस केस में वो बिखर ना जाए। ठीक है, तो ऐसा डिजाइन हमको बनाना है कि वो मतलब स्टैंड रहे, लाइक थॉर, टू एब्जॉर्ब collision energy in controlled and predictive manner, to reduce the risk of overriding, to maintain survival space and structural integrity of occupied area. All of the above। तो इसका आंसर all of the above करेक्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 का 4th नंबर जो है तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 37 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोकोमोटिव से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटिव को भी हमें पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इज इन WDG4D लोकोमोटिव। तो WDG4D लोकोमोटिव के अंदर किस तरह का ट्रांसमिशन होता है? AC DC, AC AC, DC DC और DC AC। तो अगर हम WDG4D की बात करें लोकोमोटिव, दैट इज अ 4500 HP लोकोमोटिव, 4500 हॉर्स पावर इसका कैपेसिटी है। यहाँ पे डुअल कैब होता है, 3 फेज AC AC ट्रैक्शन रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो AC AC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर बोगी की बात करें तो कोको बोगी होती है, यूज़ होती है। ठीक है, कोको बोगी दैट इज अ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, और इसके अंदर जो है तो 16 सिलेंडर्स होते हैं, 16 सिलेंडर और 2 स्ट्रोक। ठीक है, 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक होता है। सो 37 का AC AC ट्रांसमिशन जो है तो इसके अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 की बात करेंगे। इन WDG4 लोकोमोटिव, रीजन फॉर ऑयल थ्रोइंग फ्रॉम टर्बो सुपरचार्जर चिमनी में बी डैमेज पावर असेंबली, टर्बो लैबिरिंथ सील फीचर फेल्यूर, ऑयल सेपरेटर स्क्रीन मिसिंग, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस से जाएंगे। ठीक है, डैमेज पावर असेंबली का केस हो गया, या फिर सपोज टर्बो लैबिरिंथ सील जो होती है वो फेल्यूर हो गया उसमें कुछ, है ना, तो इस केस में जो है तो ऑयल थ्रोइंग हो सकता है। ठीक है, टर्बो सुपरचार्जर TSC चिमनी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इन HHP WDG4 और WDP4 लोको, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑटो फ्लैशर ऑपरेशन? तो ऑटो फ्लैशर ऑपरेशन का क्या इफेक्ट है? इंजन कम्स टू आइडल, ऑटो फ्लैशर इंडिकेशन, बजर ऑपरेट्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो फ्लैशर के केस में जो है जब भी कभी इमरजेंसी हो गया या पेनल्टी ब्रेक एप्लीकेशन हो गया तो इस केस में भी ऑटो फ्लैशर होता है वह ऑन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। देखिए अभी लोकोमोटिव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन HHP WDG4 WDP4 locomotive, what is the pressure setting of MR सेफ्टी वॉल्व? MR सेफ्टी वॉल्व का प्रेशर सेटिंग कितना होता है HHP लोकोमोटिव के अंदर, दैट इज WDG4 और WDP4 के अंदर? तो ऑप्शन दिया है 9.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 PSI, 10.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 150 PSI। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 10.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 PSI। ठीक है, तो MR सेटिंग वॉल्व जो होता है उसका यह प्रेशर रहता है। ठीक है, 150 PSI भी आप याद रखिए क्योंकि मे भी हो सकता है आपको PSI में वैल्यूज आगे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछ ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, विच टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिटेड इन WDG4 लोकोमोटिव? WDG4 लोकोमोटिव के अंदर कौन सा डीजल इंजन फिट होता है? अभी हमने बात करी यहाँ पे WDG4 लोकोमोटिव जिसके अंदर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन जो है फिटेड होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42nd की बात करेंगे। ड्यूरिंग विच स्ट्रोक इनलेट वॉल्व्स ओपन इन मेन इंजन ऑफ एल्को डीजल लोकोमोटिव? तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वॉल्व ओपन इन मेन इंजन ऑफ एल्को डीजल लोकोमोटिव। तो जैसा कि पता है आप सबको कि इस जो एल्को डीजल लोकोमोटिव है या डीजल लोकोमोटिव है दैट इज एल्को डीजल लोकोमोटिव, तो इसके अंदर 4 स्ट्रोक होता है। कितने होता है? 4 स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो सक्शन जो होता है बेसिकली उसमें इनलेट वॉल्व ओपन रहता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है जैसे एयर इंटर करता है इंजन सिलेंडर के अंदर और इसके से पिस्टन जो होता है हमारा वो TDC से BDC जाता है। ठीक है, तो एक तो इनलेट वॉल्व जो है तो ओपन होना वह सक्शन स्ट्रोक के अंदर हो सकता है। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करें अगर तो इसमें जो दोनों वॉल्व होते हैं वह क्लोज होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें एयर का कंप्रेशन होता है। तो जब हमारा पिस्टन BDC से TDC जाएगा तो इस केस में जो एयर है ट्रैपिंग होगी उसकी, है ना, और एयर का कंप्रेशन होगा और जिससे क्या होगा प्रेशर और टेम्परेचर जो होगा उसके अंदर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर होता है। पावर स्ट्रोक जो होता है, पावर स्ट्रोक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? बर्निंग होगा। पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? बर्निंग होगा। फ्यूल एयर जो है मिक्सचर है उसका जिससे हॉट गैसेस रिलीज होंगी। ठीक है, और एग्जॉस्ट के अंदर जो होगा बेसिकली एग्जॉस्ट वॉल्व केप्ट ओपन हो जाएगा, है ना। तो सक्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 42nd का। इसका इन्होंने एग्जॉस्ट दे रखा है, तो एग्जॉस्ट के केस में जो है बेसिकली अगर बात करें हम तो इनलेट वॉल दैट इज एग्जॉस्ट वॉल जो है तो ओपन होना चाहिए। ठीक है, एग्जॉस्ट के केस में जो है तो एग्जॉस्ट वॉल ओपन होना चाहिए। इट मे बी अ डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। इन WDG4G लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय विच आर द फॉलोइंग? तो WDG4G लोकोमोटिव की बात हो रही है यहाँ पे और ट्रैक्शन मोटर स्पीड उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, तो WDG4G के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो दैट इज अ 12 सिलेंडर डीजल इंजन WDG4G। ठीक है, तो इट इज अ 12 सिलेंडर, कितने सिलेंडर्स होते हैं इसके अंदर? 12 सिलेंडर्स होते हैं। 12 सिलेंडर डीजल इंजन है दैट इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स और इसके अंदर 3 फेज AC इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है 3 फेज AC इंडक्शन मोटर के अंदर अगर बात करें हम तो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड होता है दैट इज 120 F/P होता है। ठीक है, जहाँ F इज द फ्रिक्वेंसी
और P इज नथिंग बट दैट इज नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। तो यहाँ पे बेसिकली बाय वेरिंग द नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर्स, हम जो है तो इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। इन द GM लोकोमोटिव WDP-4D द टर्बो सुपरचार्जर इज ड्रिवन बाय विच आर द फॉलोइंग। तो GM लोकोमोटिव के अंदर पूछा जा रहा है टर्बो सुपरचार्जर को ड्रिवन कैसे कौन करेगा। ठीक है, तो एग्जॉस्ट गैसेस करेंगी, गियर ट्रेन करेगा, गियर ट्रेन एंड एग्जॉस्ट गैसेस, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। किसके अंदर बात की जा रही है यहाँ पे, WDP-4D लोकोमोटिव के अंदर। ठीक है, तो WDP-4D लोकोमोटिव की बात करें अगर, WDP-4D लोकोमोटिव, ठीक है, तो यह भी कितना 4500 HP का लोकोमोटिव होगा, 4500 HP का लोकोमोटिव है। ठीक है, और इसके अंदर अगर बात करें तो टर्बो सुपरचार्जर को इनिशियली जैसे स्टार्ट होगा जब, तो इन स्टार्टिंग बेसिकली स्टार्टिंग टाइम पे क्या होगा, टर्बो सुपरचार्जर को ड्राइव करेगा कौन, बाय कनेक्टिंग गियर ट्रेन। ठीक है, एट अ रियर एंड। तो टर्बो सुपरचार्जर इज ड्रिवन बाय कनेक्टिंग गियर ट्रेन एट अ रियर एंड। ठीक है, और जैसे ही यह सिक्स्थ और सेवन्थ नोच में आएगा, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर लगभग मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस अटेन करेगा, तो इस केस में जो है तो अपने आप लगभग एग्जॉस्ट गैसेस से ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली जो है तो गियर ट्रेन के द्वारा होगा, इनिशियली किसके द्वारा होगा, गियर ट्रेन के द्वारा, एंड आफ्टर अटेनिंग द सिक्स्थ नोच और सिक्स्थ और सेवन्थ नोच, इसके बाद जो होगा जैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर राइज होगा, तो इस केस में एग्जॉस्ट गैसेस के द्वारा ही अपने आप ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों आंसर इसके करेक्ट होंगे, दैट मीन्स एग्जॉस्ट गैसेस एंड गियर ट्रेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है तो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। व्हाट इज ट्रैक्शन मोटर पिनियन एंड बुल गियर रेशियो एंड WDP-4 लोकोमोटिव। तो ट्रैक्शन मोटर पिनियन एंड बुल गियर रेशियो एंड WDP-4 की बात की जा रही है, WDP-4 लोकोमोटिव की। तो WDP-4 लोकोमोटिव के अंदर यह जो रेशियो होता है दैट इज 17:77 होता है। ठीक है, WDP-4 के अंदर, WDP-4 के अंदर यह जो रेशियो होता है वह 17:77 होता है, ट्रैक्शन मोटर पिनियन रेशियो टू बुल गियर। ठीक है, और अगर बात करें यहीं पे WDG-4 की, WDG-4 की, तो आपको ये नंबर याद रखना है, यह रेशियो जो होता है वह 17:90 होता है। ठीक है, तो WDP-4 के अंदर 17:77 और WDG-4 के अंदर 17:90 इसका सही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 17:77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस ऑफ ल्यूब ऑयल is conducted to determine viscosity of lube oil, pH value of lube oil, wear metal elements present in lube oil, all of the given options are correct। तो स्पेक्ट्रोग्राफी ऑयल एनालिसिस, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में, इन शॉर्ट अगर बात करें तो SOA भी बोल सकते हैं, SOA, दैट इज स्पेक्ट्रोग्राफिक ऑयल एनालिसिस। जो है बेसिकली इसका यूज होता है कि हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसके अंदर जो वियर मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ मेटल पार्टिकल्स इन ऑयल सिस्टम्स, इसके लिए जो है तो यह SOA टेस्ट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। In HHP locomotive, engine should be pre-lubricated before starting if it has been shut down। तो HHP लोकोमोटिव के अंदर
Engine should be pre-lubricated before starting if it has been shut down anytime more than 48 hours earlier, more than 12 hours earlier. None of the given options is correct. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 48 hours earlier, more than 48 hours earlier. तो याद रखिए, अगर 48 hours don't crank the engine without external pre-lubrication, तो if engine has not been cranked for more than 48 hours. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. इन अ 3-phase EMU rake which is the leading coach? मोटर कोच, ट्रेलर कोच, DTC, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है. ठीक है, तो EMU रेक की अगर बात करें तो एक इसका जो बेसिक यूनिट होता है, जैसे वंदे भारत के अंदर जो है बेसिकली एक बेसिक यूनिट में टोटल 4 कोच होते हैं, 4 कार प्रेजेंट होती है. तो इसी प्रकार EMU रेक के अंदर जो होगा आपके 3 कोच रहते हैं एक बेसिक यूनिट के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे DTC, MC और TC होता है एंड बेसिक यूनिट, और मिडिल बेसिक यूनिट में NDTC, MC और TC होगा. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो अग्रणी कोच होगा दैट विल बी अ DTC, ड्राइवर ट्रेलिंग कोच. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. विच आर द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायनामिक ब्रेक एप्लीकेशन इन एल्को लोको? तो यहाँ पे एल्को लोको की बात की जा रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायनामिक ब्रेक एप्लीकेशन की बात की जा रही है एल्को लोकोमोटिव के अंदर. तो ऑप्शन दिया है ऑल ट्रैक्शन मोटर्स आर कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर्स. जब भी डायनामिक ब्रेकिंग होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात की जा रही है. व्हाट इज द रिजल्ट? तो ऑल ट्रैक्शन मोटर्स आर कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर्स. ट्रैक्शन अल्टरनेटर इज कन्वर्टेड इनटू मोटर्स. ऑक्सिलरी generator and exciters are converted into motors. Dynamic brake blower motor is converted into generator. तो याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ट्रैक्शन मोटर्स आर कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी एल्को लोको के अंदर अगर डायनामिक ब्रेकिंग होती है, तो डायनामिक ब्रेकिंग का यूज़ बेसिकली होता है इसके अंदर. डायनामिक ब्रेकिंग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं एज ए जनरेटर वर्क करने लगते हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो लाइक रियोस्टैटिक कंडीशन की जो ब्रेकिंग होती है, और एक होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग. तो रियोस्टैटिक ब्रेकिंग जो होती है, तो इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है जो जनरेट होगा वह इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाएगा इन द ब्रेक ग्रिड रजिस्टर्स. और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर क्या होगा, जो पावर होगा दैट इज रिटर्न टू एच लाइन. ठीक है, तो यहाँ से ऑल ट्रैक्शन मोटर्स आर कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे. इन ट्रैक्शन अल्टरनेटर इन एल्को लोकोमोटिव के अंदर ट्रैक्शन अल्टरनेटर की बात की जा रही है. बोथ फील्ड एंड आर्मेचर रोटेट. फील्ड इज रोटेट, आर्मेचर स्टेशनरी. नीदर फील्ड नॉर आर्मेचर इज रोटेटिंग. फील्ड इज स्टेशनरी, आर्मेचर इज रोटेटिंग. तो ट्रैक्शन अल्टरनेटर के अंदर आप याद रखिए, आर्मेचर वाइंडिंग इज केप्ट स्टेशनरी. ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड ऑन स्टेटर. तो आर्मेचर को कैसा रखा जाता है, स्टेशनरी, और फील्ड वाइंडिंग को रोटेटिंग कंडीशन में रखा जाता है. तो फील्ड रोटेट करेगा, आर्मेचर स्टेशनरी रहेगा. सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा. फील्ड इज रोटेट्स, आर्मेचर इज स्टेशनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड इन परसेंट बिटवीन सेंटर पिवट एंड साइड बियरर्स इन WDM2 लोकोमोटिव? तो यहाँ पे WDM2 लोकोमोटिव की बात की जा रही है. यहाँ पे सेंटर पिवट और साइड बियरर्स का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वह किस रेशियो में होगा, इसके बारे में बात की जा रही है. तो सेंटर पिवट रेशियो टू साइड बियरर. ठीक है, ऑप्शन दिया 40:60, 50:50, 60:40 और 70:30.
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 60/40। ठीक है, तो WDM2 लोकोमोटिव जो है इसके अंदर जो है बेसिकली और ट्राई माउंट बोगी यूज़ की जाती है, ट्राई माउंट बोगी यूज़ की जाएगी। तो जो सेंटर पिवोट हो गया और साइड बियर है उसका जो रेशियो होगा या लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 60/40 के रूप में होगा। ठीक है, तो 60% जो होगा लोड वह सेंटर पिवट द्वारा कवर होगा और 40% लोड जो होगा वह आपका साइड बियर द्वारा कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग्स आर नॉट अमंग द अवेलेबल अलाउंसेस अंडर चितरंजन इंसेंटिव स्कीम्स। देखिए यहाँ पे चितरंजन इंसेंटिव स्कीम्स की बात की गई है। फटीग अलाउंस, जनरल हैंडलिंग अलाउंस एंड गेजिंग अलाउंस, फैमिली अलाउंस, नन ऑफ द अबव। तो चितरंजन इंसेंटिव स्कीम्स जो है इसके अंदर जो है तो फैमिली अलाउंस कवर नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द ओवरहेड कॉस्ट डज नॉट कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओवरहेड कॉस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे कि ओवरहेड कॉस्ट के अंदर क्या नहीं होता। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट की अगर बात करें यहाँ पे हम, ठीक है, तो ओवरहेड या ऑन कॉस्ट की बात करें तो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो ओवरहेड कॉस्ट होता है, ओवरहेड कॉस्ट या ऑन कॉस्ट, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑन कॉस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट सपोज वर्कशॉप के अंदर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है या कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी, उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा और ओवरहेड कॉस्ट होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होगी हो जाएगी दैट विल बी प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर के अंदर डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है आपका, उसी के अंदर आपका जो इंसेंटिव बोनस हो गया या फिर सपोज आपका ओवर टाइम अलाउंस हो गया, ओवर टाइम पेमेंट हो गया, तो ये सब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ओवरहेड कॉस्ट के अंदर क्या नहीं होता, तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, टाउनशिप ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर ओवरहेड जो होता है बेसिकली, ठीक है, वह जो है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया ओवरहेड के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं दैट कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, जिसमें हमारा इनडायरेक्ट लेबर का यूज़ हुआ है या इनडायरेक्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है, तो वह ओवरहेड कॉस्ट या ऑन कॉस्ट के अंदर आएगी। रेलवे वर्कशॉप के अंदर ऑन कॉस्ट की अगर बात करें तो उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, शॉप ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। अंडर फैक्ट्री एक्ट हु इज नॉमिनेटेड एज ऑक्यूपायर ऑफ द रेलवे वर्कशॉप। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 आपको पता ही होगा। इसके अंदर जो ऑक्यूपायर ऑफ द रेलवे वर्कशॉप, ऑक्यूपायर का डेफिनेशन जो है फैक्ट्री एक्ट के अंदर दिया है वह सेक्शन 2 क्लॉज एन के अंदर दिया हुआ है। ये याद रखिए एक पॉइंट याद रखिए आप, फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो फैक्ट्री का डेफिनेशन दिया है वह सेक्शन 2 क्लॉज एम के अंदर दिया हुआ है। तो 2M के अंदर फैक्ट्री के डेफिनेशन और 2N के अंदर उसका जो मालिक है, जिसके ऊपर जो उस फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूपायर ऑफ द रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, या जो भी फैक्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो CWM साहब होंगे, दैट इज चीफ वर्कशॉप मैनेजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर।
पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री इज कॉल्ड ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। On normalization in time study, the actual times of all the elements in the work cycle should be converted to time at which rating। तो यहाँ पे टाइम स्टडी की बात की जा रही है, ठीक है। तो 50%, 80%, 75% एंड 100%। तो ऑन नॉर्मलाइजेशन इन टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक्चुअल टाइम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द वर्क साइकिल शुड बी कन्वर्टेड टू टाइम एट 80% ऑफ रेटिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। एज पर इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड अंडर CLW पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम, द सीलिंग लिमिट ऑफ प्रॉफिट इज फिक्स्ड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक वेजेस। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन दिया 33%, 40%, 50%, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो प्रोत्साहन योजना के CLW पैटर्न के आधार पर लाभ की जो अधिकतम सीमा है यहाँ पे, तो यहाँ याद रखिए जो लाभ की अधिकतम सीमा है, ठीक है, तो इस केस में दैट विल बी अ 50%, दैट विल बी अ 50%। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सो चाहे वह टाइम सेव्ड और लॉस्ट विल बी इवेल्युएटेड एट द इंसेंटिव बोनस, और यह किस पैटर्न पर होता है, आवरली रेट्स पर होता है। किस रेट पर होता है, आवरली रेट्स पर होता है, ठीक है। एंड दैट इज फिक्स्ड बाय रेलवे बोर्ड फॉर टाइम टू टाइम फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाफ। आपको पता होगा अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जो हमारा CLW पैटर्न है तो उसके अंदर जो स्टाफ की कैटेगरी है, दो कैटेगरी होती है, जिसके अंदर डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं और एजेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं। और वहीं ग्रुप जो इंसेंटिव स्कीम है दैट इज तिरुपति वाली, उसके अंदर प्रोडक्शन ग्रुप होता है हमारा, सपोर्ट शॉप्स होता है और सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। तीन तरह के कैटेगरीज में जो है तो स्टाफ को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन CLW इंसेंटिव स्कीम सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुपरवाइजिंग इंसेंटिव सेक्शंस आर पेड मंथली बोनस एट। तो CLW इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर बात कर रहा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर को जो इंसेंटिव मिलता है वह किस हिसाब से मिलता है। तो ऑप्शन दिया है 15% ऑफ देयर बेसिक पे फॉर ऑल वर्किंग डेज इफ ही इज प्रेजेंट ऑन ड्यूटी ऑन 90% ऑफ द टोटल वर्किंग डेज इन द मंथ। 15% of their basic pay in proportion to the number of days he is present on duty out of the total working days in the month। बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज what 15% of their basic pay in proportion to the number of days he is present on duty out of the total working days in the month। सो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है तो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर की बात करें आपका वर्कशॉप के अंदर, तो CLW पैटर्न के आधार पर जो उनको इंसेंटिव मिलेगा वह 15% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, दैट इज द मंथली बोनस। और मंथली बोनस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, दैट इज 15%, दैट मीन्स 0.15 मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज he was on duty to the total number of working days in the month। So second option is correct। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। इन CLW इंसेंटिव स्कीम इफ अ डायरेक्ट वर्कर, मैंने आपको बताया CLW इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर दो कैटेगरी के वर्कर होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वर्कर, एक होता है एजेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, EIW। तो CLW इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर अगर डायरेक्ट वर्कर, इफ डायरेक्ट वर्कर completes a job of 4 hours allowed time in 3 hours, he will be paid how much incentive in percentage। ठीक है, तो इस केस में दैट विल बी what 1/3 multiply 100%, that means what 33.33% will be incentive paid। so 58 का क्या आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 33.33%, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हाउ मच इंसेंटिव इज पेड टू सपोर्ट डिपार्टमेंट एज कम्पेयर टू एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप। मैंने आपको बताया अभी कि जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है, दैट इज तिरुपति टाइप इंसेंटिव स्कीम, तो उसके अंदर जो वर्कर्स की कैटेगरी है, स्टाफ की कैटेगरी है, वह 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया हुआ है। दैट इज प्रोडक्शन ग्रुप, सपोर्ट शॉप और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोडक्शन शॉप को जो है, तो अगर 100% इंसेंटिव मिलता है तो इस केस में, और प्रोडक्शन शॉप को जो मिलेगा, ठीक है, दैट सपोर्ट शॉप्स को मिलेगा वह 80% ऑफ इंसेंटिव ऑफ एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप मिलेगा, और सपोर्ट डिपार्टमेंट को 50% ऑफ द इंसेंटिव ऑफ एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बता दिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर सपोर्ट डिपार्टमेंट को कितना मिलता है ऑन द एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप्स। ठीक है, तो दैट विल सपोर्ट डिपार्टमेंट को 50% मिलता है। कितना मिलता है? 50%। वहीं पे अगर ये पूछा जाता है यहाँ पे कि सपोर्ट शॉप को कितना मिलता है, अगर यहाँ पूछता है कि सपोर्ट शॉप को, तो सपोर्ट शॉप को जो है तो 80% मिलता है। ठीक है, तो सपोर्ट शॉप की अगर बात करें तो उसको 80%, ठीक है, 80% ऑफ द एवरेज इंसेंटिव ऑफ प्रोडक्शन शॉप। ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन शॉप की बात करें अगर, तो उसको 100% इंसेंटिव मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनिलिंग लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील की बात करें अगर यहाँ पे, तो पर्पज ऑफ एनिलिंग की बात हो रही है लो कार्बन स्टील्स के अंदर। तो बेसिकली लो कार्बन स्टील के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वह 0.15% से 0.45% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कितना दिया है, क्या दिया है? टू इम्प्रूव हार्डनेस, टू रिड्यूस मशीनेबिलिटी, टू रिलीज द इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेटेड ड्यूरिंग वर्क ऑपरेशंस, और ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो एनीलिंग का जो पर्पज होता है बेसिकली, इट इम्प्रूव्स व्हाट? डक्टिलिटी एंड टफनेस। याद रखिए आप, एनीलिंग जो है तो डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और टफनेस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये जो है डक्टिलिटी और टफनेस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इट डिक्रीजेस द हार्डनेस टू रिमूव कार्बाइड, और साथ में क्या है, यह कार्बाइड्स को भी रिमूव करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है जितने भी इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं ड्यूरिंग वर्क ऑपरेशंस, तो उनको रिलीज करने में काम आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केस हार्डनिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन दिया है गोलाकार बनाना, दैट इज स्फीरोडाइजिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग और साइनाइडिंग। ठीक है, तो केस हार्डनिंग प्रक्रिया का जो है यहाँ पे, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो केस हार्डनिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम, आउटर सरफेस जो मेटल का जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पे हम हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं। So increasing hardness of the outer surface of metal while leaving the center, और जो कोर पोर्शन होता है वह सॉफ्ट और डक्टाइल रखते हैं। ठीक है, तो आउटर सरफेस को हार्ड रखना, ठीक है, while leaving the center और कोर पोर्शन जो है उसको सॉफ्ट और डक्टाइल, दैट इज कॉल्ड केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के अंदर आप तीन तरह के या सरफेस हार्डनिंग, तीन तरह की हार्डनिंग पढ़ेंगे, दैट इज कार्बुराइजिंग, वन इज नाइट्राइडिंग एंड अदर इज साइनाइडिंग। ठीक है, तो केस हार्डनिंग जो होता है बेसिकली, या सरफेस हार्डनिंग, उसमें हम एक तो हम पढ़ते हैं कार्बुराइजिंग। ठीक है, दैट इज कार्बुराइजिंग, अनदर इज नाइट्राइडिंग एंड अनदर इज साइनाइडिंग। तो यहाँ पे साइनाइडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। ऑरेंज पील इज अ डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग? हीट ट्रीटमेंट,
पेंटिंग, रोलिंग, बिल्डिंग। तो ऑरेंज पील डिफेक्ट होता है बेसिकली, वह किसके अंदर आता है? पेंटिंग के अंदर। ठीक है, तो लैक ऑफ स्ट्रेचिंग और लेवलिंग ऑफ द पेंट, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है वह डिफॉर्म होने लगता है पेंट का। ठीक है, और ये बेसिकली ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। अगर आपका जो फाइनल कोट हो गया है, फाइनल कोट जब आपने करा पेंटिंग के दौरान, तो अगर वो उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई तो इस केस में भी यह ऑरेंज पील डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड एडेप्टर इन कैसनब बोगी? तो नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग ऑफ द बियरिंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग ऑफ द बियरिंग। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। इन अ लेथ मशीन द टूल हैज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? तो लेथ मशीन के अंदर जो मशीन टूल हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। टूल हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज अ प्राइमरी मोशन and other is auxiliary motion or secondary motion with respect to machine tools. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The accuracy of micrometer, calipers, dial indicators can be checked by which of the following? फीलर गेज, स्लिप गेज। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर, कैलिपर्स और डायल इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी को चेक करने का क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? फीलर गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ स्लिप गेज। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्लिप गेज जो होता है, जिसका जो मेजरिंग टॉलरेंस होता है, तो इसको भी आप याद रखिए यहाँ पे, वह 0.001 mm से 0.0005 mm तक का टॉलरेंस इसमें होता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लिप गेज, अगर हम मेजरिंग टॉलरेंस की बात करें तो इसका टॉलरेंस इसके बीच में होता है। ठीक है, दैट कैन चेक एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर, कैलिपर्स और डायल इंडिकेटर्स। सो ऑप्शन नंबर 2 स्लिप गेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। रेल व्हील फैक्ट्री एंड रेल व्हील प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे प्रोड्यूसेस रेल व्हील डिस्क बाई विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस? फोर्जिंग, कास्टिंग, फैब्रिकेटिंग, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे तो कास्टिंग होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग आर द इफेक्टिव कंडीशंस ऑफ फॉस्फोरस रिमूवल ड्यूरिंग व्हील कास्टिंग? तो ड्यूरिंग व्हील कास्टिंग के दौरान जो है, ये जो फॉस्फोरस और एंटीमनी को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? तो स्लैग शुड बी हाईली एसिडिक इन नेचर, स्लैग शुड बी रिड्यूसिंग इन नेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज शुड बी लो, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज शुड बी स्लो। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर व्हील कास्टिंग के दौरान जो फॉस्फोरस या एंटीमनी डेवलप हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? तापमान वृद्धि की दर को धीमा करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। अ माइक्रोमीटर हैज नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm. व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर्स 40.53 mm? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एरर है -0.03 mm की, और माइक्रोमीटर जो है मेजर कर रहा है कितना? 40.53 mm। तो यहाँ पे करेक्ट रीडिंग कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग की अगर बात करें तो दैट विल बी आप 40.53 माइनस -0.03। तो यहाँ से दैट विल बी आप 40.56 mm। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 40.56 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। विच आर द फॉलोइंग इज अ हॉपर वैगन? तो आप सभी को पता है बॉबिन वैगन जो होता है, BOBYN या BOBRN,
दिस इज अ हॉपर वैगन, या BOBYN भी दिया जा सकता है आपको एग्जाम में, या बॉब RN। ठीक है, ये दोनों जो हैं तो हॉपर वैगन की कैटेगरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BOBRN। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर सेंडिंग LHB कोचेस फॉर शॉप शेड्यूल थर्ड? SS थर्ड जो होता है वह 6 साल में होता है, तो 6 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 ईयर यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ, देखिए अब यहाँ से हमने टोटल 70 जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट किया। अब यहाँ से हिंदी सेक्शन या राजभाषा सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, और अमूमन जो है तो इतनी लेंदी वीडियोस कोई देखता नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा यह किया जा रहा है कि मैं जो है तो इस पेपर को वन गो में कंप्लीट करूं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो केंद्रीय हिंदी समिति जो होता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अवार्ड स्कीम इज फॉर राइटिंग पोएट्री एंड गजल कलेक्शन बुक इन हिंदी? तो इसके लिए जो पोएट्री राइटिंग होता है या गजल कलेक्शन होता है तो उसके लिए मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ओके, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है टेक्निकल बुक राइटिंग के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार जो है वह समूह का में आएगा। ठीक है, सो का क्षेत्र के अंदर आएगा, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 द कंट्री हैज बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? तो बहुत आसान है, 4, 5, 15, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज 3 रीजन्स के अंदर है का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? तो आप सभी को पता है इसका भी आंसर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो गृह मंत्रालय के अंदर जो है तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। अंडर रूल 8 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में रिकॉर्ड अ नोट ऑन फाइल इन विच लैंग्वेज? तो रूल 8 ऑफ 1976 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 की बात करें अगर, तो इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो नोटिंग डाली जाएगी वह हिंदी और इंग्लिश में होगी। किस में होगी? हिंदी और इंग्लिश। तो इट में भी आ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जैसा कि आपको पता है 8th शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, तो संथाली, नेपाली, कोंकणी, राजस्थानी। तो राजस्थानी इज नॉट द लैंग्वेजेस मेंशनड इन 8th शेड्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे। सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट? बहुत आसान है, इट इज 26 जनवरी 1965। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन राजभाषा हैज मेंबर्स फ्रॉम विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा से टोटल 20 मेंबर्स रहते हैं, और वहीं राज्यसभा से अगर बात करें तो टोटल 10 मेंबर होते हैं, और इसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, इस तरह से। और इनका काम जो होता है बेसिकली अगर बात करें तो इनका जो मेन काम होता है टू प्रमोट और टू इंक्रीज द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, इसके लिए होते हैं ये।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन रिप्लाई टू कम्युनिकेशन इन हिंदी शैल बी गिवन इन विच लैंग्वेज। हिंदी में ही दिया जाना चाहिए, तो ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। सॉरी, 81 नहीं है, अब इसका जो है तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ स्टोर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर द फॉलोइंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर जो है बेसिकली इंडियन रेलवे कोड फॉर स्टोर्स डिपार्टमेंट वॉल्यूम 1 के अंदर मेंशन किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइटम केप्ट इन कस्टडी ऑफ द स्टोर्स डिपार्टमेंट विच आर फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली रिक्वायर्ड एंड whose unit cost justifies incurring inventory carrying cost associated with these items are classified as। तो देखिए यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात बोली जा रही है यहाँ पे कि फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, ठीक है, एंड इट्स इनकरिंग इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज आइटम्स। तो इसको हम बेसिकली अगर स्टॉक आइटम्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, स्टॉक आइटम्स। तो इसका आंसर दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टॉक आइटम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म नंबर S1302 इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर आइटम, रिजेक्शन ऑफ स्टोर आइटम, रिक्विजिशन ऑफ स्टोर आइटम। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्विजिशन ऑफ स्टोर आइटम। तो S1302 का यूज होता है वह स्टोर आइटम से डिमांड के लिए, ठीक है। रिक्विजिशन का मतलब दूसरा नाम बोल सकते हैं डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द फॉलोइंग आर द प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ डायरेक्ट परचेजेस इन द इंडियन रेलवे। बुलेटिन टेंडर, सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्रत्यक्ष खरीद का तरीका, ये सभी प्रत्यक्ष खरीद के तरीके ही हैं, बुलेटिन टेंडर हो या एकल निविदा हो या सीमित निविदा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD, जिसको भी हम बोलते हैं बिड सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, बिड सिक्योरिटी, ठीक है। पहले इसका नाम क्या होता था, अर्नेस्ट मनी होता था, अभी इसका नाम जो है क्या हो गया है, बिड सिक्योरिटी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन स्टोर्स टेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द परचेज ऑर्डर, टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द टेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ टेंडर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। PL नंबर की बात की जा रही है। इन स्टोर पार्लेंस स्टैंड फॉर। तो PL नंबर का मतलब क्या होता है, दैट इज प्राइस लिस्ट नंबर। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज प्राइस लिस्ट नंबर। सभी को पता है प्राइस लिस्ट नंबर जो होता है वह 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है, और इसका लास्ट डिजिट जो होता है वह चेक डिजिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू स्टोर व्हाट लास्ट डिजिट इन PL नंबर डिनोट्स। तो मेन ग्रुप नंबर, सब ग्रुप नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सब जैसे मैंने बताया आपको 8 डिजिट का नंबर होता है। तो इसका जो इनिशियल 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट वह मेन ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड 2 डिजिट होता है वह सब ग्रुप नंबर होता है। फिर 3 डिजिट का नंबर होता है वह इंडिविजुअल कंपोनेंट का नंबर होता है, और जो सिंगल डिजिट होता है दैट इज अ चेक डिजिट होता है। तो इस तरह से टोटल 8 डिजिट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चेक डिजिट। इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बेसिस फॉर कैटेगरी एनालिसिस लाइक A, B एंड C। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टाइप है। तो यहाँ पे ABC की अगर बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, वेट ऑफ आइटम्स, वैल्यू ऑफ आइटम्स। तो ये इसमें जो है तो वैल्यू ऑफ आइटम्स पर बल दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आइटम ऑफ स्टोर्स विच हैव नॉट बीन इशूड फॉर 24 मंथ्स एंड विच इट इज कंसिडर्ड और नॉट लाइकली टू बी यूटिलाइज्ड ऑन एनी रेलवे विद इन नेक्स्ट 2 years आर कॉल्ड। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, डेड हो गया, मतलब इनएक्टिव स्टोर्स, मूवेबल स्टोर्स, डेड स्टोर्स। तो ये डेड स्टोर्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अ डेड स्टोर्स। ना तो पहले 24 महीने में यूज़ किए गए हैं और ना ही नेक्स्ट 24 महीने में यूज़ करने की संभावना है, तो इसको हम बोलेंगे डेड स्टोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आरएसपी प्रपोजल्स अंडर प्लान है 21 दैट इज रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम अंडर प्लान है 21 कैन बी सैंक्शन बाई विच आर द फॉलोइंग। तो इसको तो रेलवे बोर्ड द्वारा जो है तो सैंक्शन किया जाता है। तो आरएसपी प्रपोजल्स अंडर प्लान है 21 कैन बी सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। न्यू वर्क्स एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस, देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्क्स एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 2.5 करोड़। ठीक है, देखिए मोर देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर इन पिंक बुक, पिंक बुक 2.5 करोड़ रुपए से अधिक लागत के नए कार्य में वर्णित होते हैं। न्यू एक्विजिशन एंड प्रोग्राम डिलीवरी ऑफ एमएनपी आइटम कॉस्टिंग लेस देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर इन पिंक बुक। New acquisition and programmed delivery of RSP items of all cost appear in pink book. None of the above. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो न्यू वर्क्स एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस ऑफ वर्क कॉस्टिंग मोर देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर इन अ पिंक बुक। ठीक है, और लेस देन उससे 2.5 रहता है, तो इस केस में वो बेसिकली लॉ वर्क जो होता है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क है ना, उसको कहा जाता है, या अम्ब्रेला वर्क जो होता है उसको बोलते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। डिटेल्ड डिमांड्स फॉर ग्रांट फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वेर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 2023-24 के लिए यहाँ पे पूछा रहा है डिमांड नंबर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 85। और इस साल का जो बजट ईयर है दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी अगर बात करें यहाँ पे नंबर, तो यह नंबर 85 ही है। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, 85। यह 23-24 के लिए भी और 24-25 दोनों के लिए 85 एक गोल्डन नंबर है। 13 की बात करेंगे। आरएसपी आइटम्स आर प्रपोज्ड फॉर सैंक्शन अंडर विच प्लान हेड। तो अभी आपको उसमें ऑप्शन में ही दिया हुआ था शायद से। तो आरएसपी आइटम्स की अगर बात करें तो यह प्लान हेड 21 के अंदर आता है। ठीक है, सो दैट इज अ PS21, प्लान हेड 21 दैट इज आरएसपी आइटम्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर प्लान हेड 41 विच आर द फॉलोइंग प्रपोजल्स आर डील्ड। ये 21, 41 और 42, तो आप सभी को पता है मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं अगर आप, तो 41 बेसिकली एमएनपी से रिलेटेड है। सो एमएनपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी आर डिस्क्राइब्ड इन विच आर द फॉलोइंग। तो IRFC वॉल्यूम 1 जो है, तो इसके अंदर आपको कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी देखने को मिलते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। देखिए यहाँ प्लान हेड 42 पूछ लिया गया है। तो वर्क्स अंडर प्लान हेड 42 कैन बी सैंक्शन बाई विच आर द फॉलोइंग।
तो इट कैन बी सैंक्शन बाई DRM GM रेलवे बोर्ड, तो ऑल ऑफ द अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 GFR 2017 जो है इसको इशू किया गया है किसके द्वारा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये तो याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स इज बुक्ड अंडर 5796। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। वह सब मेजर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है सब मेजर हेड के बारे में। विच सब मेजर हेड। तो अगर हम प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो यह जो है सब मेजर हेड 5 के अंदर आएगा। सब मेजर हेड 5 के अंदर आएगा। एक्चुअल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है ऑफ कैरियज एंड वैगन्स जो है, तो वह सब मेजर हेड 4 के अंदर आएगा। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होगा वह 5 के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। विच प्राइमरी यूनिट इज यूज फॉर बुकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि 32 जो है प्राइमरी यूनिट दैट इज प्राइमरी यूनिट बताता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। तो PU32 के अंदर जो है तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स से डील होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। What is the minimum rate of return under DCF technique required for works proposal to become financially acceptable। तो DCF के अंदर जो है तो मिनिमम ROR वह 10% है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। What action can be appellate authority take on appeal under D&AR। तो यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बोला है। कन्फर्म द पेनाल्टी, रिड्यूस द पेनाल्टी, प्रपोज टू इनहेंस द पेनाल्टी, ऑल ऑफ दीज। तो कुछ भी कर सकती है भाई, ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर हो जाएगा। विच फॉर्म्स इज यूज टू रिवोक द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की रिवोकेशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज होगा। SF5 मेजर पेनाल्टी होता है, SF1 सस्पेंशन होता है, SF11 माइनर पेनाल्टी होता है। तो नन ऑफ दीज होगा भाई। इसका SF4 होता है बेसिकली, वह रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है, सभी को पता होगा ये। तो 23 की बात करेंगे। अप टू हाउ मेनी टाइम्स अ रेलवे सर्वेंट कैन अवेल लीव इनकैशमेंट इन हिज इंटायर करियर या इंटायर सर्विस अदर देन द रिटायरमेंट। 4, 5, 6, 7। तो इसका 6 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है 6। और एट अ टाइम 10 लीव्स जो है तो वह उसको सेल कर सकता है। तो इस तरह से टोटल जो 60 लीव्स होती है तो वह इन द इंटायर सर्विस उसके इनकैश करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विच आर द फॉलोइंग पोर्टल डील्स विद द विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल करने के लिए कौन सा पोर्टल है। RESS रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ARPAN, HRMS। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज HRMS, ठीक है। HRMS से विड्रॉल करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रेलवे सर्विसेज सेल एट ऑल द टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। तो इस केस में 311 के अंदर जो है बेसिकली दैट टेल्स रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के बारे में भी मैंने आप वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए।
अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डाले हैं तो उसमें मैंने इसके MCQs कराए हैं, तो उसको भी आप जाके देखिए। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 की बात करें तो उसमें मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी 311, ठीक है। 312 बेसिकली बताता है डिवोशन टू ड्यूटी, और 313 जो होता है बेसिकली डूइंग डूइंग नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग टू रेलवे सर्विस, ठीक है। तो 311 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू IREC Volume 2 Review of Service of Group A and B employees who entered service before 35 years of age can be done। तो याद रखिए यहाँ पे IREC वॉल्यूम 2 रिव्यू ऑफ सर्विस ऑफ ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है। हु इंटर्ड द सर्विस बिफोर 35 ईयर्स, जिन्होंने बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज सर्विस के अंदर इंटर कर ली है। तो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 45 ईयर्स, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 58 ईयर्स, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which are the following is a penalty under Rule 6 of D&AR Rules 1966? ठीक है, तो D&AR रूल्स के अंदर जो रूल 6 है अगर बात करें यहाँ पे, तो सेंश्योर इज अ पेनाल्टी, सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, वार्निंग इज नॉट अ पेनाल्टी। तो पेनाल्टी क्या होगी? सेंश्योर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 की बात करेंगे। व्हाट इज मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स ऑफ अ मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन 1 वीक? 48, 40, 42, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है तो एक वीक के अंदर जो है तो उसका मैक्सिमम ड्यूटी आवर कितना होगा, मैक्सिमम ड्यूटी आवर कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूटी आवर ऑफ द मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन 1 वीक। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग फोरम इज फॉर डिस्कशन बिटवीन रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न? तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, और PREM दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। तो ये सभी जो है ऑप्शंस करेक्ट आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल टू अ मेल रेलवे सर्वेंट फॉर हाउ मेनी सर्वाइविंग चिल्ड्रन? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 2, ठीक है। पैटर्निटी लीव होता है 15 डेज फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। 15 डेज का पैटर्निटी लीव जो होता है अप टू 2 चिल्ड्रन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 2। तो इस तरह से हमने टोटल जो है सभी इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को रिव्यू किया विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव है या फिर मेरे द्वारा कोई ऑप्शंस जो है उसको गलत टिक कर दिया गया है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, जिससे मैं उसको पिन अप कर सकूं और हमारे व्यूअर्स को उससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। हैव अ